स्वागतम। सुदर्शन क्लासेज जो कि वाणिज्य व्यवसाय से संबंधित है। पिछले लेसन में आपने पढ़ा कि लेखांकन क्या है, उसका प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास आदि स्पष्ट गतिविधियां जो आपने लेखांकन के बारे में पढ़ी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक आपका गतिशील है, उसमें आप और हम पहुंच चुके थे स्वयं जांचिए स्पष्ट। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए, उन वाक्यों को आपको पूरा करना स्पष्ट हैं। वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना आर्थिक पर आधारित होती है, अर्थात रिक्त स्थान में आर्थिक शब्द लिखना उचित होगा। द्वितीय कंटेंट ख में आंतरिक उपयोगकर्ता व्यवसाय की इकाई के प्रबंध या कर्मचारी होते हैं। प्रबंध या कर्मचारी होते हैं। तीसरा बिंदु है आपका रिक्त स्थान आपको दे रखा है। कोई व्यावसायिक इकाई ऋण के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए उसकी वित्तीय सूचनाओं का उपयोग करना चाहेगा। अर्थात कोई व्यावसायिक इकाई है, उसके लिए ऋण के लिए उपयुक्त है नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए उसकी वित्तीय सूचना का उपयोग लेनदार करना चाहेगा। कौन करेगा भाई? लेनदार। लेनदार ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई व्यावसायिक ऋण के लिए कोई संस्था उपयुक्त है या नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए उसकी वित्तीय सूचनाओं का उपयोग करना चाहेगा। तो रिक्त स्थान में लेनदार शब्द उपयुक्त रहेगा। नेक्स्ट, ग वाला बिंदु, इस कंटेंट को आगे देखते हैं। व्यवसाय से बाहर के वह लोग होते हैं जो व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेने के लिए सूचना का उपयोग करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बाह्य व्यक्ति कहलाते हैं। एक्सटर्नल पर्सन जो व्यवसाय से बाहर के वह लोग होते हैं जो व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेने के लिए सूचना का उपयोग करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बाह्य व्यक्ति या एक्सटर्नल पर्सन कहलाते हैं। तो निम्न रिक्त स्थान में बाह्य व्यवसाय या बाह्य कर्मचारी व्यवसाय के बाहर के वह लोग होते हैं जो व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेने के लिए सूचना का उपयोग करते हैं। अगला बिंदु ग, अणा। इंटरनेट वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता को जारी करने के में कमी लाने में सहायक रही है। इंटरनेट वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता को जारी करने के में कमी
लाने में सहायक रही है। इसमें बाह्य व्यक्ति या बाह्य जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं बिजनेस के, उसमें कमी लाने में सहायक रही है। अगला बिंदु आपका है च वाला बिंदु। सूचना उपयुक्त होगी यदि यह सूचना उपयुक्त होगी यदि यह सौदों की पहचान करना है। सूचना तभी उपयुक्त होगी यदि वह सौदों की पहचान करती है, अन्यथा सूचना का कोई औचित्य नहीं रहता। अगला बिंदु 6, लेखांकन प्रक्रिया सूचना के संप्रेषण से प्रारंभ होती है। लेखांकन की प्रक्रिया सूचना से प्रारंभ होती है और संप्रेषण पर समाप्त होती है। अर्थात लेखांकन वो प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार के बारे में लेखों की सूचना प्राप्त करने से प्रारंभ होती है और उसके संप्रेषण अर्थात सूचनाओं के आदान प्रदान पर ही समाप्त होती है। अगला बिंदु है ज वाला बिंदु। लेखांकन व्यावसायिक प्रक्रिया लेन देनों को मौद्रिक रूप में मापती है। अर्थात लेखांकन व्यावसायिक प्रक्रिया लेन देनों को मौद्रिक रूप में मापती है। नेक्स्ट ज वाला बिंदु। चिन्हित एवं मापित आर्थिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार अभिलेखित करना चाहिए। अर्थात जितनी भी घटनाएं या व्यवहार लेखांकन के अंतर्गत होते हैं उन सभी को या उन सभी का मापन आर्थिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार अर्थात तिथि, दिनांक या वार के हिसाब से ही अभिलेखित करना चाहिए। इस प्रकार अपना सो जाचिए बॉक्स फर्स्ट वाला पूरा होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए करके देखें। आज के समाज में कुछ लोग एक लेखाकार को मात्र गौरव प्राप्त पुस्तपालक समझते हैं, जबकि लेखाकार की भूमिका निरंतर बदलती रही है। कक्षा में चर्चा करें कि लेखांकन प्रक्रिया की वास्तविकता क्या है। वर्तमान समय में किसी भी व्यवसाय का स्पष्टीकरण रखने के लिए लेखांकन अत्यंत आवश्यक है और जितनी आवश्यकता लेखांकन की होती है उतनी आवश्यकता एक लेखाकार की भी हो सकती है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लेखांकन का संपूर्ण ज्ञान होता है। उसके सिद्धांतों का ज्ञान होता है, उसकी अवधारणाओं का ज्ञान होता है, उसकी परंपराओं का ज्ञान उसको होता है। इसी प्रकार लेखांकन सूचना के विकास में लेखाकार घटनाओं एवं लेन देनों को मापने एवं उनके प्रक्रियन के लिए उनका अवलोकन, जांच एवं पहचान करता है एवं उपयोगकर्ताओं के संप्रेषण के लिए लेखांकन सूचना से परिपूर्ण विवरण तैयार करता है। अर्थात लेखाकार वह व्यक्ति होता है जो लेखांकन की सूचनाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेखाकार उन समस्त घटनाओं को या लेन देनों को मापने एवं उनके प्रक्रियाधीन उनका अवलोकन करने, उनकी जांच और पहचान करने एवं उपयोगकर्ताओं को संप्रेषण यानी सूचनाओं को प्रदान करने के लिए
सूचनाओं से एक परिपूर्ण विवरण तैयार करता है। इस विवरण की प्रबंधक एवं अन्य उपयोगकर्ता व्याख्या करते हैं। अर्थात जो विवरण लेखाकार के द्वारा बनाए जाते हैं, उन विवरणों को लेखाकार प्रबंधकों, उनसे संबंधित कर्मचारियों, उपयोगकर्ताओं को समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करने के पश्चात प्रबंधक और विवरणकर्ता या उपयोगकर्ता उन संप्रेषित सूचनाओं को व्याख्या करते हैं, अवकूटन करते हैं एवं उनका उपयोग करते हैं। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सूचना निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हो। अर्थात जो सूचना लेखाकार के द्वारा प्रदान की गई है, वह सूचना प्रासंगिक अर्थात सही है नहीं है, पर्याप्त कितनी है, विश्वसनीय या विश्वास करने योग्य है या नहीं है। इस बात की व्याख्या एक प्रबंधक एवं उपयोगकर्ता जांच करता है। लेखांकन सूचना की आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं के एक दूसरे से भिन्न दिखने वाली आवश्यकताओं के कारण लेखांकन विषय में उप विषयों का विकास हुआ है, जो हैं वित्तीय लेखांकन अर्थात धन से संबंधित लेखांकन, लागत लेखांकन एवं प्रबंध लेखांकन। वित्तीय लेखांकन वित्तीय लेन देनों को व्यवस्थित, अभिलेखित एवं वित्तीय विवरणों को बनाने एवं प्रस्तुतिकरण में सहायता करता है। वित्तीय लेखांकन एक ऐसा लेखांकन है जो वित्तीय लेन देनों को व्यवस्थित करने, उनका अभिलेखन अर्थात उनको रिकॉर्ड करने एवं वित्तीय विवरणों को बनाने अर्थात उनका प्रस्तुतिकरण करने में सहायता करता है, जिससे कि संगठनात्मक सफलता एवं वित्तीय सुदृढ़ता को मापा जा सके। इसका संबंध बीते हुए समय से होता है। प्राथमिक रूप से यह संरक्षणता का कार्य करता है, साथ ही इसकी प्रकृति मौद्रिक है अर्थात इसको मुद्रा में मापा जा सकता है। इसका कार्य सभी हितार्थियों को वित्तीय सूचना प्रदान करना है अर्थात वित्तीय लेखांकन वित्तीय लेन देनों को व्यवस्थित, अभिलेखित वित्तीय विवरणों को बनाने, प्रस्तुतिकरण करने में सहायता करता है, जिससे कि संगठन सफलता एवं वित्तीय सुदृढ़ता को मापा जा सके। जिसका संबंध बीते हुए समय से होता है। प्राथमिक रूप से यह संरक्षणात्मकता का कार्य करता है, साथ ही इसकी प्रकृति मौद्रिक होती है। इसका कार्य सभी हितार्थियों को वित्तीय सूचना प्रदान करना होता है। यह समस्त कार्य वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। अगला विषय जो कि लेखांकन के उप विषय के रूप में जाना जाता है या उप विषय के रूप में जिसका विकास हुआ है, वह आता है लागत लेखांकन अर्थात कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्म के द्वारा विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण या प्रदत्त सेवाओं की लागत निर्धारण के व्यय के विश्लेषण एवं मूल्य निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। ये लागत पर नियंत्रण में सहायता करता है एवं प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक लागत संबंधी सूचना प्रदान करता है। लागत लेखांकन एक ऐसा लेखांकन होता है जो किसी उद्योग या कारखाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पर किसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, तो उन वस्तुओं का
या उन वस्तुओं के या उत्पादित वस्तुओं की लागत निर्धारण किस प्रकार की जाएगी, उनमें किस प्रकार से व्यय किए जाएंगे, उनके मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किए जाएंगे या उनकी लागत पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा आदि समस्त अभिलेखन का कार्य लागत लेखांकन का होता है एवं प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए भी आवश्यक लागत संबंधी सूचना प्रदान करता है। यह संपूर्ण कार्य लागत लेखांकन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लेखांकन के उप विषय के रूप में तीसरा जो लेखांकन आता है वो है प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। संगठन में कार्यरत लोगों को आवश्यक लेखांकन सूचना प्रदान करता है जिससे कि वह व्यावसायिक कार्यों के संबंध में निर्णय ले सके, योजना बना सके एवं नियंत्रण कर सके। प्रबंध लेखांकन के लिए सूचना मुख्यतः वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन से ही प्राप्त होती है, जो प्रबंधकों को बजट बनाने, लाभप्रदता का आकलन करने, मूल्य निर्धारण करने, पूंजीगत व्यय के संबंध में निर्णय लेने आदि में सहायक होता है। इसके साथ ही ये अन्य दूसरी सूचनाएं परिणात्मक एवं गुणात्मक, वित्तीय एवं गैर वित्तीय भी देता है जो भविष्य से संबंधित होती है तथा संगठन के निर्णय के लिए प्रासंगिक भी हैं। इन सूचनाओं में सम्मिलित हैं संभावित विक्रय, आने वाले समय में कितना विक्रय किया जाएगा, रोकड़ प्रवाह अर्थात नगद पैसों का प्रवाह किस प्रकार हुआ है, क्रय की आवश्यकता है अर्थात व्यवसाय या संगठन के लिए ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनको खरीदना आवश्यक है, श्रम की शक्ति की आवश्यकता अर्थात किसी कार्य को करने के लिए कितने श्रम की आवश्यकता है, ये भी प्रबंध लेखांकन का ही आवश्यक भाग है। हवा, पानी, भूमि, प्राकृतिक साधन, मानवीय सामाजिक उत्तरदायित्व पर प्रभाव के संबंध में पर्यावरण के आंकड़े आदि प्रबंध लेखांकन के ही भाग हैं। इसके अंदर ही परिणाम स्वरूप लेखांकन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि ये नए क्षेत्र जैसे मानव संसाधन लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, उत्तरदायित्व लेखांकन भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। मानव संसाधन लेखांकन के अंतर्गत मानव को संसाधन के रूप में किस प्रकार से उपयोग में लिया जा सकता है अर्थात मानव को किस प्रकार उपयोगी बनाया जा सकता है, इन व्यवहारों को भी लेखांकित किया जाता है। यही मानव संसाधन लेखांकन कहलाता है। सामाजिक लेखांकन वर्तमान समय में समाज एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी राष्ट्र के विकास में समाज का अत्यधिक योगदान होता है अर्थात सामाजिक उत्तरदायित्व कितने हैं, उनका निर्वहन किस प्रकार किया जाए, तो इस प्रक्रिया का भी लेखांकन यानी उनके व्यवहारों को भी दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और उनका भी लेखन किया जाता है। ये सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। उत्तरदायित्व लेखांकन। उत्तरदायित्व लेखांकन एक ऐसा लेखांकन है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए समूह या संगठन के द्वारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व या कार्य लिए जाते हैं। कार्य लिए जाते हैं
ताकि उनका निर्वहन वो किस प्रकार से करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आती है लेखांकन की गुणात्मक विशेषता, अर्थात लेखांकन में ऐसे कौन से गुण होते हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं होती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। गुणात्मक विशेषताएं उस लेखांकन या सूचना का परिणाम है जो इसकी बोधगम्यता एवं उपयोगिता को बढ़ाती है। लेखांकन सूचना का निर्णय लेने में उपयोगिता के मूल्यांकन के लिए इसमें विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता तथा तुलनात्मकता गुण होना आवश्यक। अर्थात लेखांकन में विशेष रूप से कुछ गुण होना आवश्यक होता है। ये गुण जो लेखांकन की उपयोगिता को मूल्यवान बनाते हैं। इसमें फर्स्ट वाला जो गुण आता है वो आता है विश्वसनीय, अर्थात कोई भी व्यवहार जिसको आपने दर्ज किया गया है वो विश्वास करने योग्य होना चाहिए, भ्रामक या झूठा नहीं होना चाहिए। प्रासंगिकता, कोई भी व्यवहार अगर आपने दर्ज किया है तो उसमें प्रासंगिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई भ्रामक चीजें हो या वो व्यवहार के बारे में कुछ गलत लिखा गया हो। अर्थात प्रत्येक व्यवहार प्रासंगिकता के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। बोधगम्यता, अर्थात जो व्यवहार आपने दर्ज किया गया है वो समझने योग्य होना चाहिए, अर्थात उसको समझा जा सके ऐसा वो गुण होना चाहिए। तथा तुलनात्मकता का गुण होना चाहिए। तुलनात्मकता, व्यवहार ऐसे होने चाहिए जिनकी दूसरों से तुलना भी की जा सके। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का अर्थ है कि उपयोगकर्ता सूचना पर निर्भर रह सके। लेखांकन सूचना की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि जो घटनाएं एवं लेन देन हुए हैं उनके मापन का प्रस्तुतिकरण के बीच किस स्तर का अंतर संबंध है। विश्वसनीय सूचना अनावश्यक अशुद्धि, व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए तथा उसे विश्वसनीय रूप से वही दर्शाना चाहिए जो उसे अपेक्षित है। अर्थात विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे व्यवहार से हैं जिसको जिस रूप में दर्शाया गया है तो उसको उसी रूप से अपेक्षित होना चाहिए। विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए सूचना विश्वास के योग्य होनी चाहिए जिसकी जांच स्वतंत्र रूप से उन पक्षों द्वारा की जा सके जो समान मापन की समान विधि का उपयोग कर रही है, जो निष्पक्ष एवं समर्पित है। लेखांकन की शाखाएं। लेखांकन व्यापक क्षेत्र है। लेखांकन की प्रमुख शाखाएं हैं अकाउंटिंग ब्रांचेज, आर्थिक विकास एवं तकनीकी के उन्नत परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर प्रचलन एवं व्यवसाय के कंपनी का स्वरूप प्रादुर्भाव हो। इसके कारण प्रबंध कार्य और अधिक जटिल हो गए तथा इससे लेखांकन की सूचना का महत्व बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप लेखांकन की विशिष्ट शाखाओं का जन्म हुआ।
इसका वर्णन संक्षेप में नीचे किया गया। फर्स्ट शाखा के अंतर्गत आता है आपका वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन लेखांकन की उस शाखा का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय लेन देनों का ब्यौरा रखना, जिससे कि एक लेखांकन अवधि में व्यवसाय कितना लाभ कमाया अथवा कितनी हानि हुई को ज्ञात किया जा सके। लेखांकन अवधि के अंत में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का निर्धारण किया जा सके। प्रबंधक एवं अन्य रुचि रखने वाले पक्षों को आवश्यक वित्तीय सूचना उपलब्ध कराना, ये वित्तीय लेखांकन के कार्य में सम्मिलित होता है। लेखांकन की अगली शाखा में लागत लेखांकन अर्थात कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन का उद्देश्य खर्चों का विश्लेषण करना, जिससे कि व्यवसायिक इकाई द्वारा विनिर्मित विभिन्न उत्पादों की लागत निर्धारित की जा सके एवं मूल्य निश्चित किया जा सके। यह लागत निर्धारण एवं निर्णय लेने के लिए प्रबंधकों को आवश्यक लागत की सूचना प्रदान करने में सहायक होती है। इसी क्रम में लेखांकन की अगली शाखा है प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंध को नीति संबंधी विवेकों, निर्णय लेने एवं उसके नियमित कार्यवाही के प्रभावों का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। इस प्रकार प्रबंध की प्रमुख 3 शाखाएं हैं, जिनका वर्णन किया गया है बॉक्स 3 में। लेखांकन के गुणों के अंतर्गत दूसरा जो गुण लेखांकन का आता है वो आता है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता से तात्पर्य सूचना तभी प्रासंगिक होगी जबकि यह समय पर उपलब्ध होगी, पूर्वानुमान लगाने एवं प्रति उत्तर देने में होगी। सूचना की प्रासंगिकता के लिए इसे उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को निम्न के द्वारा प्रभावित करना अनिवार्य है। प्रासंगिकता शब्द का अर्थ है कि भूत, वर्तमान एवं भविष्य की घटनाओं के परिणामों का पूर्व अनुमान लगाने, करने एवं प्रत्युत्तर देने में सहायक होना। अर्थात जो सूचनाएं या व्यवहार आपके पास सूचना के रूप में उपलब्ध हैं, तो उनकी सूचना भूतकाल या वर्तमान या भविष्य की घटनाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने, करने एवं प्रत्युत्तर देने में सहायक होना अथवा पिछले मूल्यांकन की पुष्टि अथवा उनमें संशोधन करना। ये डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। निर्णायक लेखांकन की सूचना का उपयोग करता या निर्णायक। दूसरा चरण आता है आपका सुबोधता, अर्थात उसमें समझने योग्य सूचना आवश्यक होना चाहिए। निर्णय की उपयोगिता यानी अर्थात वो निर्णय किस प्रकार से सूचनाओं से संग्रहण करते हैं। निर्णय की उपयोगिता के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट आता है प्रासंगिकता और सेकंड पार्ट आता है आपका विश्वसनीयता। प्रासंगिकता के अंतर्गत
समर्पण योग्य मूल्य अर्थात व्यवहारों का मूल्य कितना है। प्रत्युत्तर मूल्य, समय अनुकूलता। तो ऐसे बिंदु प्रासंगिकता के अकॉर्डिंग आते हैं। द्वितीय विश्वसनीयता। विश्वसनीयता में फर्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रमाणित करने योग्य होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और निष्पक्षता उसमें होनी चाहिए। निर्णय की उपयोगिता के अकॉर्डिंग तुलनीयता अर्थात व्यवहार ऐसे होने चाहिए जिनका लेखांकन आपने किया है, वो व्यवहार ऐसे होने चाहिए जिनकी तुलना अन्य व्यवहारों के समक्ष की जा सके। अगला चरण है या गुण है बोधगम्यता। बोधगम्यता से आशय है कि जो लोग निर्णय लेते हैं उन्हें लेखांकन सूचना को उसी संदर्भ में समझना चाहिए जिस संदर्भ में उन्हें तैयार किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। किसी संदेश की वो विशेषता जो अच्छे अथवा बुरे संदेश में भेद करती है संदेश की बोधगम्यता का आधार है। अर्थात व्यवहार जिस आधार में दर्ज किया गया है उस आधार में ही उसको समझा जाना चाहिए। संदेश तभी संप्रेषित माना जाता है जब वो प्रेषणी द्वारा उसी अर्थ में समझा जाए जिस अर्थ में उसे भेजा गया है। लेखाकारों को सूचना को बिना प्रासंगिकता एवं विश्वसनीयता को खोए इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि वो बोधगम्य हो। अगला गुण लेखांकन का है तुलनीयता अर्थात लेखांकन के व्यवहार इस प्रकार के होने चाहिए ताकि अन्य व्यवहारों के साथ उनकी तुलना की जा सके। अन्य व्यवहारों के साथ उनकी तुलना की जा सके। ये पर्याप्त नहीं है कि वित्तीय सूचनाएं एक समय विशेष पर विशेष परिस्थितियों में अथवा विशेष प्रतिवेदन रिपोर्ट इकाई के लिए प्रासंगिक एवं विश्वसनीय हो, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि सूचना के उपयोगकर्ता साधारण उद्देश्य के लिए प्रस्तुत व्यवसाय के वित्तीय प्रलेखों में प्रदर्शित विभिन्न आयामों की अन्य व्यावसायिक इकाइयों से परस्पर तुलना कर सके। लेखांकन प्रलेखों की तुलना करने के लिए ये आवश्यक है कि उनका संबंध समान अवधि, समान मापन इकाई वह समान प्रारूप में किया गया हो। स्वजांचीय बॉक्स 2 में आपको कुछ विवरण दे रखे हैं अर्थात उनके लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। आप रामोना एंटरप्राइजेज में वरिष्ठ लेखाकार अर्थात आप रामोना कोई फर्म है जिसमें आप वरिष्ठ अकाउंटेंट हैं या लेखाकार हैं। आप अपनी कंपनी के लिए वित्तीय विवरणों एवं निर्णयों को उपयोगी बनाने के लिए कौन कौन से 3 कदम उठाएंगे। सबसे पहला कदम इसमें उठाएंगे कि सरकार एवं नियामक अर्थात सरकार ने किस प्रकार के मापदंड उसके लिए तैयार किए हैं और उसका नियमन किस प्रकार से किया जाएगा। दूसरा आता है प्रबंध, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, उसके प्रबंधक कौन होंगे और उसके लिए कौन सी लेखांकन प्रणाली उपयुक्त होगी। सामाजिक उत्तरदायित्व समाज को भी ध्यान में रखकर ही किसी संस्था को
या किसी भी संस्था के द्वारा अधिकतम कल्याण करते हुए लाभ कमाना उचित होता है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व समूह भी इसका प्रमुख अंग है। ऋणदाता, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक या कंज्यूमर भी इसका प्रमुख अंग होंगे। इसमें लेखांकन की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस बॉक्स को आपको फिल करना है। अब आते हैं लेखांकन के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, लेखांकन के उद्देश्य। सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन का मूल उद्देश्य इसके बाह्य एवं आंतरिक उपयोग करने वाले दोनों समूहों को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना। आवश्यक सूचना विशेषतः बाह्य उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों जैसे लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तुलन पत्र, बैलेंस शीट के रूप में प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रबंधकों को समय समय पर अतिरिक्त सूचना व्यवसाय के लेखांकन प्रलेखों से प्राप्त होती है। अतः लेखांकन के मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रथम, लेखांकन का उद्देश्य होता है कि व्यवसाय के लेन देनों का हिसाब रखना, अर्थात जितने भी व्यवहार आपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग किए हैं उन सभी व्यवहारों का सही लेन देन और हिसाब किताब रखना। लेखांकन का उपयोग लेखांकन पुस्तकों में भी सभी वित्तीय लेन देनों के व्यवस्थित रूप में लेखा रखने के लिए किया जाता है। व्यवसाय में बहुत प्रतिभावान अधिकारी एवं प्रबंधक भी पूर्ण शुद्धता के साथ व्यवसाय में प्रतिदिन के विभिन्न लेन देनों जैसे क्रय विक्रय, प्राप्ति, भुगतान आदि को पूर्ण शुद्धता के साथ स्मरण नहीं रख सकते। अर्थात जो व्यवहार रोजनामचा या प्रतिदिन या दैनिक होते हैं उनमें से ऐसे व्यवहार होते हैं जो कुछ गलतियों के कारण भूलवश भूल जाते हैं या स्मरण में नहीं रह पाते हैं या याद नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए सभी व्यावसायिक लेन देनों का सही एवं पूर्ण लेखा नियमित रूप से रखा जाता है। इसके अतिरिक्त लेखांकित सूचना से सत्यता की जांच की जा सकती है तथा इसका उपयोग प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। व्यावसायिक लेखांकन का दूसरा उद्देश्य होता है लाभ हानि की गणना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। प्रत्येक लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है कि लेखांकन से लाभ हानि की गणना करना लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है। व्यवसाय के स्वामी निश्चित अवधि के व्यवसायिक कार्यकलापों के शुद्ध परिणामों को जानने के इच्छुक रहते हैं। अर्थात व्यवसाय से लाभ कमाया है अथवा उससे हानि हुई है। अतः लेखांकन का दूसरा उद्देश्य किसी लेखांकन अवधि के दौरान व्यवसाय के लाभ हानि का निर्धारण है, जिसका निर्धारण व्यवसाय के उस अवधि के आय एवं व्ययों के लेखे जोखों की सहायता से लाभ हानि खाता बनाकर सरलता से किया जा सकता है। लाभ आगम आय के व्यय से आधिक्य को प्रकट करता है। यदि किसी अवधि की कुल आगम 60,000 रुपये हैं तथा कुल व्यय
5,40,000 रुपये हैं तो लाभ की राशि 60,000 रुपये होगी। इसमें कुछ मिस्टेक दे रखा है तो मिस प्रिंट है। यदि किसी एक अवधि की कुल आगम 60,000 की जगह पर 6 लाख रुपए हैं तथा कुल वे 5,40,000 रुपये हैं तो लाभ की राशि 6 लाख रुपये 60,000 रुपये होगी। 6,000 माइनस 6 लाख माइनस 5,40,000 होगा तो लाभ की राशि होगी आपकी 60,000 रुपये। यदि कुल आगम से अधिक हैं तो अंतर हानि को दर्शाएगा। अर्थात किसी व्यवसाय में लाभ आगम आय के व्यय से आधिक्य को प्रकट करता है। अर्थात जितनी आपकी आय होगी, अगर आपकी आय व्यय से अधिक है तो वह लाभ अर्थात प्रॉफिट को दर्शाएगा, और यदि आपके व्यय आपकी आय से अधिक हैं तो यह आपको हानि को दर्शाएगा। तीसरा उद्देश्य लेखांकन का वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। लेखांकन का प्रमुख कार्य है कि सही हिसाब किताब रखना, लाभ हानि की गणना करना और वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। वित्तीय स्थिति लेखांकन का उद्देश्य प्रत्येक लेखांकन अवधि के अंत में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के रूप में वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना है। किसी व्यवसायी संगठन के संसाधनों एवं इसके विरुद्ध दावों देयताओं का सही लेखा जोखा एक विवरण है जिसे स्थिति विवरण अथवा वस्तु स्थिति विवरण अथवा तुलन पत्र कहते हैं को बनाने में सहायता करता है। अगला उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना। लेखांकन प्रक्रिया से जनित लेखांकन सूचनाओं को प्रतिवेदित विवरण ग्राफ एवं चार्ट के रूप में उन उपयोगकर्ताओं को संप्रेषित की जाती हैं जिन्हें विभिन्न निर्णय परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मुख्यतः उपयोगकर्ताओं के दो समूह होते हैं। आंतरिक उपयोगकर्ता जिनमें मुख्यतः प्रबंधक होते हैं जो व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं, जिन्हें नियोजन, प्लानिंग, नियंत्रण, कंट्रोल एवं निर्णय लेने के लिए समय पर विक्रय लागत, लाभप्रदता आदि की सूचना की आवश्यकता होती है। एवं वहाँ उपयोगकर्ता एक्सटर्नल यूजर्स जिनमें आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने के सीमित अधिकार, योग्यता एवं साधन होते हैं तथा जिन्हें वित्तीय विवरण, तुलन पत्र, बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर निर्भर करना होता है। बाह्य उपयोगकर्ता मूलतः निम्न रुचि रखते हैं, अर्थात प्रमुख रूप से रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता, जिनमें प्रबंधक प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। निवेशक एवं संभावित निवेशक, निवेश की जोखिम एवं उन पर आय के संबंध में सूचनाएं, कर्म संघ एवं कर्मचारी समूह, व्यवसाय की स्थिरता, लाभप्रदता एवं उसके धन के बंटवारे के संबंध में सूचनाएं, ऋणदाता एवं वित्तीय संस्थान, कंपनी की साख एवं इसकी ऋण एवं ब्याज को भुगतान की क्षमता से परिपक्व संबंधी सूचना, आपूर्तिकर्ता
एवं आपूर्तिकर्ता एवं लेन देन आपूर्तिकर्ता एवं देनदार की तिथि को भुगतान करने तथा व्यवसाय की निरंतरता के संबंध में सूचना प्रदान करना। ग्राहकों की व्यवसाय की निरंतरता परिणामतः उत्पाद पार्ट्स एवं बिक्री के पश्चात की सेवाओं के संबंध में सूचनाएं प्रदान करना। ये लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। सरकार एवं नियामक संसाधनों के आवंटन एवं नियमों के पालन से संबंधित सूचना प्रदान करना। सामाजिक उत्तरदायित्व समूह जैसे पर्यावरण समूह, पर्यावरण पर प्रभाव एवं उसके संरक्षण के संबंध में सूचना प्रदान करना। प्रतियोगी अपने प्रतियोगी की अपेक्षाकृत शक्ति एवं तुलनात्मक निर्देशन के उद्देश्य से संबंधित सूचना, जबकि उपयुक्त वर्ग के उपयोगकर्ता कंपनी की संपत्ति हिस्सा बांटते हैं। प्रतियोगी सूचनाओं की आवश्यक मुख्यतः व्यू रचना के लिए होता है। कौन सा समूह अधिकतम रुचि लेगा? सोए जाचिए बॉक्स 3 फर्म को वेट एवं अन्य कर देयता। फर्म को वेट एवं अन्य कर देयता में जो फर्म रुचि लेगा वो होगी सरकार एवं अन्य नियामक। सरकार एवं अन्य नियामक। भावी वेतन पुरस्कार एवं बोनस, इसमें प्रबंधक या प्रबंध प्रमुख रुचि लेंगे। फर्म की नैतिक और पर्यावरण संबंधी क्रियाएं, इनमें रुचि लेने वाले व्यक्ति होंगे सामाजिक उत्तरदायित्व समूह। कौन होगा? सामाजिक उत्तरदायित्व समूह। क्या फर्म का दीर्घावधि भविष्य है? इसमें निर्णय लेने वाले व्यक्ति होंगे ऋणदाता, लेनदार, क्रेडिटर्स। लाभप्रदता एवं, इसमें निर्णय लेंगे आपूर्तिकर्ता। फर्म द्वारा सेवा प्रदान करने अथवा वस्तु के उत्पादन करने की क्षमता, इनमें निर्णय लेने वाले होंगे ग्राहक या कंज्यूमर। अगले चरण में लेखांकन की भूमिका, रोल ऑफ अकाउंटिंग, अर्थात वर्तमान समय में लेखांकन को किस प्रकार उपयोग में लिया जाए, अर्थात किन किन विभागों में व्यवसाय को उपयोग में लिया जाता है, इसके बारे में लेखांकन की किस प्रकार की भूमिका है। रोल ऑफ अकाउंटिंग। शताब्दियों से आर्थिक विकास में परिवर्तन एवं सामाजिक आवश्यकताओं की बढ़ती मांग के साथ लेखांकन की भूमिका में परिवर्तन होता रहा। ये किसी उद्यम के मापन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण के द्वारा उन्हें विश्लेषित एवं वर्णित भी किया करता है और उन्हें विवरणों को वह प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत करता है। ये विवरण एवं प्रतिवेदन उन संगठन की वित्तीय स्थिति एवं वह संचालन परिणामों को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इसे व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है, अर्थात अकाउंटिंग को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। परिणात्मक वित्तीय सूचना प्रदान कर यह सेवा कार्य भी करता है जो उपयोगकर्ताओं को अनेक प्रकार से सहायता देती है। एक सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन एक संगठन की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करके उन्हें व्यवसाय में रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षों को संप्रेषित करता है। लेखांकन सूचनाओं का संबंध भूतकाल के लेन देनों से होता है।
तथा ये परिणात्मक व वित्तीय होती हैं। ये गुणात्मक एवं गैर वित्तीय सूचना प्रदान नहीं करती हैं। लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते समय लेखांकन की इन सभी सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रमुख लेखांकन की सीमाएं स्वजांचे बॉक्स आपका 4 वाला है। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक लेन देन नहीं है? अर्थात इसमें उन व्यवहारों को दर्शाया गया है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है। पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक लेन देन नहीं है? बिंदु क, व्यवसाय के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। व्यवसाय के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो ये तो व्यावसायिक लेन देन है। अगला वाला बिंदु है आपका ख, 5,000 रुपये का कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया। ये भी एक व्यवसाय या संगठन से संबंधित है। जब आप किसी व्यवसाय से संबंधित हो तो आप अपने कर्मचारियों को वेतन या सैलरी पेड करने के लिए इस प्रकार के व्यवहार को अपने खातों या अकाउंट्स में दर्ज कर सकते हैं। तो ये वाला भी सही है। अगला बिंदु है ग, अपने निजी बैंक खाते से 20,000 रुपये अपने बेटे की फीस का भुगतान किया। अर्थात अपने निजी बैंक खाते से, अर्थात व्यवसाय का खाता नहीं था, व्यवसाय या संगठन से संबंधित खाता भी नहीं था, तो 20,000 रुपये अपने बेटे की फीस का भुगतान किया। तो उन्होंने अपने निजी बैंक खाते से किया है, इसका व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। अर्थात इसका सही जवाब होगा ग वाला बिंदु व्यावसायिक लेन देन नहीं है। अगला बिंदु है घ वाला, 20,000 रुपये व्यवसाय में से बेटे की फीस का भुगतान किया, तो इसको व्यवसायिक गतिविधियों या व्यवहारों में दर्ज किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन को भी व्यवहार में दर्ज किया जाएगा। व्यवसाय के लिए 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो इसको भी व्यवहार में दर्ज किया जाएगा। लेकिन अपने निजी बैंक खाते से 20,000 रुपये अपने बेटे की फीस का भुगतान किया, तो इसको व्यवसायिक लेन देनों में दर्ज नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीप्ति अपने व्यवसाय के लिए एक भवन खरीदना चाहती है। इस निर्णय से संबंधित उपयुक्त आंकड़े कौन कौन से हैं? अर्थात दीप्ति एक व्यावसायिक पर्सन है जो अपने व्यवसाय के लिए एक भवन खरीदना चाहती है। इस निर्णय से संबंधित उपयुक्त आंकड़े कौन कौन से हैं? आपको उन्हीं आंकड़ों को दर्ज करना है। इसी प्रकार के व्यवसाय ने वर्ष 2000 में 1 लाख रुपए का भवन खरीदा। दो 2003 की भवन की लागत का विवरण, तो इसको व्यवसाय में शामिल किया जाएगा। 1998 की भवन की लागत का विवरण, इसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार के भवन की अगस्त 2005 में लागत 25 लाख रुपए थी। अर्थात इसमें उसी उपयुक्त आंकड़े को सम्मिलित किया जाएगा जो वर्तमान वर्ष से संबंधित हैं। तो इसी प्रकार के व्यवसाय में वर्ष 2000 में, अर्थात जो नवीनतम वर्ष आपका होगा, या तिथि अनुसार या कालक्रम अनुसार ही व्यवहारों को दर्ज किया जाता है। तो इसमें क वाला बिंदु ही इसका सही जवाब होगा। क वाला ऑप्शन, इसी प्रकार के व्यवसाय से वर्ष 2000 में 1 लाख रुपए का भवन खरीदा, इस व्यवहार को या इस आंकड़े या इसी सूचना व्यवहार को व्यवसाय में सम्मिलित किया
जाएगा या इसी को व्यवहार में दर्ज करना उपयुक्त होगा। प्रश्न संख्या 3, एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का लेखा, तो ये तो प्रथम चरण होगा। वित्तीय विवरणों के रूप में संक्षिप्तीकरण, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचना का विश्लेषण एवं उसकी व्याख्या करना। प्रथम चरण लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का लेखा करना, तो ये सूचना प्रक्रिया लेखांकन के अंतर्गत प्रथम चरण माना जाता है। वित्तीय विवरणों के रूप में संक्षिप्तीकरण करना। तीसरा चरण होगा सूचना का विश्लेषण एवं उसकी व्याख्या करना और अंतिम चरण होगा सूचना का संप्रेषण करना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? तो ग वाला बिंदु सूचना का संप्रेषण इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? सुबोधता, तो उसको तो सुबोधता से तात्पर्य है कि जो सूचना आपने प्राप्त करी है वो समझने योग्य होनी चाहिए। सुबोधता ये उपयुक्त चरण नहीं होगा। प्रासंगिकता, जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? तो इसका सही जवाब होगा प्रासंगिकता। विकल्प नंबर ख वाला इसका सही जवाब होगा प्रासंगिकता। अर्थात जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? उसमें परिलक्षित होती है आपकी प्रासंगिकता। क्वेश्चन नंबर 5, मापने की सामान्य इकाई एवं प्रतिवेदन का साधारण प्रारूप प्रोत्साहित करता है। मापने की सामान्य इकाई एवं प्रतिवेदन का साधारण प्रारूप प्रोत्साहित करता है। तो मापने की सामान्य इकाई, तो मापने का जो मेजरमेंट अपना होता है वो होता है तुलनीयता। तुलनीयता क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा। मापने की सामान्य इकाई प्रतिवेदन का साधारण प्रारूप को प्रोत्साहित करता है तुलनीयता। कंपैरिजनबिलिटी,